नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। देखिए, आप सबको पता है 2 दिन का नेशनल स्ट्राइक हुआ था मंडे और ट्यूसडे। सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉलिसीज के अगेंस्ट अलग अलग ट्रेड यूनियंस अनाउंस किए थे ये स्ट्राइक। अब केरला में भी ये स्ट्राइक जो है 100% सक्सेसफुल था। इवन केरला के जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है वो भी काम पर नहीं गए। तो केरला हाईकोर्ट इस सिचुएशन में इंटरवेन किया और केरला गवर्नमेंट को ऑर्डर किया डायस नॉन ऑर्डर इश्यू करने के लिए। आज इस वीडियो में हम डायस नॉन ऑर्डर के बारे में इन डिटेल समझेंगे। इसके बाद हम ये देखेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के पास राइट टू स्ट्राइक है क्या, और इंडियन एंड इंटरनेशनल लॉस क्या है स्ट्राइक के ऊपर, वो भी हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते दोस्तों। तो ये 2 दिन का स्ट्राइक के दौरान मैक्सिमम स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऑफ केरला ऑफिस नहीं पहुंचे। तो एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुआ था केरला हाईकोर्ट में। तो इसके लिए एक डिवीजन बेंच बैठा था। इस डिवीजन बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ केरला हाईकोर्ट एस मणिकुमार साबी थे। तो इन्होंने ये डिक्लेयर किया दैट द पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स इन द ऑनगोइंग 2-day स्ट्राइक इज इलीगल, क्योंकि रूल 86 ऑफ द केरला गवर्नमेंट सर्वेंट्स कॉन्ट्रैक्ट रूल्स 1960 ये कहता है दैट नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल पार्टिसिपेट इन द स्ट्राइक। इसके अलावा रूल 14A ऑफ पार्ट 1 ऑफ केरला सर्विस रूल्स ये कहता है द पीरियड ऑफ अनऑथराइज्ड एब्सेंस ऑफ एन ऑफिसर ऑन अकाउंट ऑफ पार्टिसिपेशन इन ए स्ट्राइक शैल बी ट्रीटेड एज डायस नॉन। मतलब स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करने के लिए कोई भी ऑफिसर या एम्प्लॉय ड्यूटी प्लेस से एब्सेंट रहता है तो इट विल बी ट्रीटेड एज डायस नॉन। डायस नॉन का मतलब है नो वर्क नो पे। अगर आप काम पर नहीं पहुंचोगे आपको उस दिन का पेमेंट नहीं मिलेगा। यह है डायस नॉन का मतलब। कोर्ट ने यह भी बोला दैट नो लीव ऑफ एनी काइंड विल बी ग्रांटेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। आप ये नहीं बोल सकते कि आप लीव पर था, क्योंकि उस दिन ओनली इमरजेंसी पर्पसेस के लिए ही आपको लीव ग्रांट करेगा। तो अगर आप ऑफिस पर नहीं पहुंचे तो आपका पेमेंट कट जाएगा। अब हम ये देखते हैं, क्या राइट टू स्ट्राइक एक फंडामेंटल राइट है इंडिया में? बिल्कुल नहीं। राइट टू स्ट्राइक इज नॉट ए फंडामेंटल राइट इन इंडिया। वैसे 1947 में एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट इनैक्ट हुआ था। इस एक्ट के अनुसार राइट टू स्ट्राइक को एज ए स्टैट्यूटरी राइट रिकॉग्नाइज किया है, पर इसमें भी कुछ क्राइटेरिया है। देखिए, इस एक्ट का सेक्शन 22 क्लॉज 1 क्लॉज ए क्या कहता है दैट एम्प्लॉयज कैन गो फॉर स्ट्राइक इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपका जो एम्प्लॉयर आपको काम कराते वक्त एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया होगा, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा है उसे एम्प्लॉयर ने ब्रीच किया तब आप स्ट्राइक पर जा सकते हो। पर स्ट्राइक में जाने से पहले आपको एम्प्लॉयर को एक नोटिस देना पड़ेगा कि हम स्ट्राइक पर जा रहे हैं, वो भी 6 हफ्ते पहले। अब इसमें जो एम्प्लॉयज लिखा है इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी इंक्लूडेड है। तो दोस्तों, इन एम्प्लॉयज के लिए राइट टू स्ट्राइक वाला ऑप्शन क्यों दिया गया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में? इसका भी रीजन है। देयर वाज ए जनरल परसेप्शन दैट एम्प्लॉयर इज ऑलवेज एट डोमिनेटिंग पोजीशन। ये बात सच है दोस्तों। कोई भी कंपनी या इंडस्ट्री में एम्प्लॉयर हमेशा डोमिनेटिंग पोजीशन में रहते हैं। उनके पास कई सारे ऑप्शंस रहता है एम्प्लॉयज को परेशान करने के लिए। वो क्रूअल टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस इंपोज करा सकता है, ओवर टाइम करा सकता है, एम्प्लॉयज का लेजर टाइम कम करा सकता है। तो इन सारे सिचुएशंस में एम्प्लॉयज के पास भी कोई ना कोई राइट्स तो चाहिए ना, अपने लिबर्टी को सेफगार्ड करने के लिए, अपने प्रॉब्लम्स के रिड्रेसल के लिए। तो इसलिए ये राइट टू स्ट्राइक वाला ऑप्शन दिया गया एम्प्लॉयज के लिए। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है दैट गुड रिलेशंस बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई and collective bargaining are the essential objectives of Industrial Disputes Act 1947. This is a very important point, अपने नोट्स में इंकॉर्पोरेट कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट में यह बोला गया कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में जो गुड रिलेशंस है और एम्प्लॉयज के लिए जो कलेक्टिव बार्गेनिंग का ऑप्शन है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 का एसेंशियल ऑब्जेक्टिव्स है। वैसे हमारा फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज सी क्या कहता है? इट गिव्स द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड ट्रेड यूनियंस। देखिए, मैंने आपको पहले कहा था कि राइट टू स्ट्राइक जो है एक फंडामेंटल राइट नहीं है, पर राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एक फंडामेंटल राइट है। अब इधर देखिए, आप अगर आप एम्प्लॉयज को राइट टू स्ट्राइक वाला ऑप्शन नहीं दोगे तो फिर वो राइट टू फॉर्म एसोसिएशन वाला जो ऑप्शन है वो कैसे एक्सरसाइज करेंगे? इसलिए इंडियन जुडिशरी अलग अलग जुडिशियल डिसीजन से एक स्ट्राइक का लीगलिटी एंड इलीगलिटी के बारे में बताया है, बट डिडंट इंपोज ए बैन ऑन द राइट टू स्ट्राइक। कभी भी राइट टू स्ट्राइक के ऊपर एक बैन इंपोज नहीं किया है कोई भी कोर्ट ने। इन्होंने स्ट्राइक का इलीगलिटी लीगलिटी ये सब के बारे में अलग अलग डिसीजंस दिया है। जैसे कि बंद जो है उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था सुप्रीम कोर्ट ने, केरला हाई कोर्ट ने, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने। पर राइट टू स्ट्राइक वाला ऑप्शन जो है इसके ऊपर बैन नहीं लगाया।
देखिए सुप्रीम कोर्ट या अलग अलग हाई कोर्ट्स का कहना यह है, कोई भी ऐसा एक्टिविटी जो लाइवलीहुड ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन्स को अफेक्ट करते हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब आप बंद करोगे, जैसे कि भारत बंद जैसा एक करोगे, जब सब कुछ बंद करके रखोगे तो ऑब्वियस बात है वो सिटीजन का लाइवलीहुड को अफेक्ट करेगा, इसलिए उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। पर राइट टू स्ट्राइक को कभी भी बैन नहीं किया, क्योंकि राइट टू स्ट्राइक जो है एक जेन्युइन ऑप्शन है एम्प्लॉयज के लिए। पर राइट टू स्ट्राइक भी ऐसा होना चाहिए कि वो पब्लिक ऑर्डर को कभी भी डिसरप्ट नहीं करना चाहिए, लाइवलीहुड ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन्स को अफेक्ट नहीं करना चाहिए, एम्प्लॉयज को अपने राइट्स पाने के लिए, अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए वो राइट टू स्ट्राइक वाला ऑप्शन यूज कर सकता है। ये अलग अलग डिसीजंस के थ्रू कोर्ट ने बताया भी है। द एपेक्स कोर्ट हेल्ड दैट मेंबरशिप ऑफ ट्रेड यूनियन इफ सफिशिएंट इज एबल टू बार्गेन। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है, अगर एम्प्लॉय एक ट्रेड यूनियन का मेंबर है तो उनके पास ऑटोमेटिकली बार्गेनिंग वाला ऑप्शन आ जाता है, बट सच बार्गेनिंग पावर इज हाईली रिड्यूस्ड व्हेन नो राइट टू स्ट्राइक इज गिवन टू द वर्कर्स। देखिए अगर वर्कर्स को राइट टू स्ट्राइक वाला ऑप्शन नहीं दोगे ना, उनके पास वो कलेक्टिव बार्गेनिंग वाला पावर भी नहीं रहेगा। तो कुल मिला के आप क्या समझे कि राइट टू स्ट्राइक हमेशा है, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज है। चाहे राइट टू स्ट्राइक हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, पर हमारा आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज सी के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन के साथ। अब हम कुछ इंटरनेशनल प्रोविजंस के बारे में भी देखेंगे राइट टू स्ट्राइक के रिगार्डिंग। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का, that mandates that a right to organize and collective bargaining shall be given to the employees। ये भी वही कहता है, right to collective bargain, right to organize, ये सारे ऑप्शन एम्प्लॉयज को देना चाहिए। इंडिया हैज इंप्लीमेंटेड एंड प्रमोटेड ऑलमोस्ट ऑल द प्रिंसिपल्स। देखिए जितने भी इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिसमें ह्यूमन राइट्स के बारे में या फिर लेबर राइट्स के बारे में, राइट टू स्ट्राइक के बारे में बताया है, उन सबको इंडिया ने ऑलमोस्ट इंप्लीमेंट किया है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 में भी यही लिखा है, दे हैव द राइट टू फॉर्म ट्रेड यूनियंस एंड एसोसिएशन। और इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स 1966 भी यही कहता है कि राइट टू स्ट्राइक को रिकॉग्नाइज करना चाहिए with the condition that it is in conformity with the law of member states। पर इन्होंने ये भी बताया है जितने भी मेंबर कंट्रीज है उनके जो नेशनल लॉज के हिसाब से राइट टू स्ट्राइक को रिकॉग्नाइज करना चाहिए करके। मतलब इन्होंने जनरलाइज करके नहीं बोला है, मेंबर कंट्रीज का लॉज के हिसाब से राइट टू स्ट्राइक को रिकॉग्नाइज करो। तो दोस्तों दैट्स इट। आपको क्या लग रहा है, केरला गवर्नमेंट ने ये जो डैश डाउन ऑर्डर इश्यू किया, क्या ये वैलिड था? क्योंकि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के हिसाब से इसमें एम्प्लॉयज वाला कैटेगरी में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी आता है, तो इनके पास राइट टू स्ट्राइक है विच इज ए स्टैट्यूटरी राइट। पर अगर आप रूल 86 ऑफ द केरला गवर्नमेंट सर्वेंट्स कॉन्ट्रैक्ट रूल्स 1960 के हिसाब से देखोगे, तब नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल पार्टिसिपेट इन द स्ट्राइक। अब केरला गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर इश्यू किया उसके ऊपर आप कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि उन्होंने केवल केरला हाईकोर्ट का डायरेक्शंस को फॉलो किया। तो दोस्तों बेसिकली ये डिबेट लायक इश्यू है। आपका ओपिनियन क्या है आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज्ड हूं। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।